एक और सीज़न ख़त्म हो चुका है प्रीमियर लीग फुटबॉल का। 380 मैचेस के बाद आखिरी दिन हमको पता चला है कि टाइटल किसने जीता है, यूरोप कौन खेल रहा है, और बहुत सारे गुड बाइज, इमोशनल मोमेंट्स, गोल ऑफ द सीज़न कंटेंडर मिले हैं आखिरी दिन भी हमको। तो काफ़ी एक्शन पैक्ड फाइनल डे रहा है प्रीमियर लीग फुटबॉल का। तो काफ़ी सारी बातें करनी है जिस पे मैं ब्रीफली ही कुछ अपनी टिप्पणियां दूंगा, बिकॉज एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज़न रिव्यू आज हम करेंगे लाइव ऑन स्ट्रीम। तो एक लंबी सी स्ट्रीम रहेगी, उसमें अपने कुछ भाई लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो उसमें हम एक एक टीम डिटेल्स में जाएंगे, किसने क्या किया, किसका सीज़न कैसा रहा, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सारी बातें हम उस स्ट्रीम में करेंगे। बट टू बिगिन विद, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा वो है मैन सिटी का लगातार चौथा टाइटल, पेप गार्डियोला का छठा प्रीमियर लीग टाइटल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैन सिटी फैंस, बिकॉज जिस तरीके से पेप गार्डियोला और मैन सिटी ने अपना डोमिनेंस असर्ट किया है प्रीमियर लीग में, अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल, अनपैरेलल्ड, एज सिंपल एज दैट। जो क्लोजेस्ट आते हैं इसके वो हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जिन्होंने 2 बार 3 पीट किया था। तो सर एलेक्स की लेगेसी तो देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बट अगर हम उस ब्रैकेट में भी किसी को रख पा रहे हैं तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि हम किस मैनेजर की बात कर रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम मॉडर्न गेम की बात करें, आर्ग्यूबली आप कह सकते हैं कि ही इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। इस कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो कोई एक ऐसा मैं स्टैंड आउट नहीं बोलूँगा फैक्टर था पेप गार्डियोला के अलावा जिसने इनेबल किया है सिटी को ये टाइटल जीतने के लिए। हाँ, आप तारीफ करेंगे फिल फोर्डन की, जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। आप तारीफ कर सकते हैं अर्लिंग हालैंड की, जिन्होंने लगातार अपना दूसरा गोल्डन बूट जीता है। रॉड्री, केडीबी, ये प्लेयर्स तो हैं ही। लेकिन सही में है ना, यहाँ तारीफ जिस बंदे की बनती है ना, वो पेप गार्डियोला है। आप जितना मर्जी कह लीजिए, उन्होंने फुटबॉल को रोबोटिक बना दिया है, मज़ा नहीं आता है देखने में, वो फ्लेयर ख़त्म हो गया गेम से। बट इट इज़ ऑल अबाउट विनिंग ट्रॉफीज एट द एंड ऑफ द डे। और उन्होंने वो करना बताया है कि कितना ईजी है उनके लिए। वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है प्रीमियर लीग टाइटल जीतना। 6 में से 3 टाइटल पेप गार्डियोला के लास्ट डे पे डिसाइड हुए हैं। एक आज वाला 2021-22 सीज़न वाला, और 18-19 वाला। इतनी क्लोज टाइटल रेसेस 3 बार पेप गार्डियोला ने अपने फेवर में लाके जीती हैं। तो मैन सिटी एक ऐसी मशीनरी बन गई है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जिनको आपको अपने बेस्ट से भी ज़्यादा दे के हराना पड़ेगा। पता है मैन सिटी कैसी टीम है? अगर आप देखोगे ना कि ये सीज़न बाय देयर ओन हाई स्टैंडर्ड्स काफ़ी शांत सा रहा है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर टीम्स को हराया नहीं। जैसे कि चेल्सी को हरा नहीं पाए दोनों मैचेस में, उसके बाद लिवरपूल से भी ड्रॉ खेले, आर्सेनल से तो एक हारे एक ड्रॉ हुआ, एस्टन विला को एक हराया था, स्पर्स को एंड एंड में जो सेकंड लास्ट मैच था वो हराया था। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही मतलब तोड़ फोड़ मचाई है मैन सिटी ने, बट वो इतने एफिशिएंट है कि उन्होंने और कहीं पॉइंट्स ड्रॉप ही नहीं करे। तो ये है, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग इफेक्टिव एंड बीइंग एफिशिएंट। आप जो मर्जी कह लीजिए कि उन्होंने इस टीम को नहीं हराया। आर्सेनल ने तो चेल्सी को फोड़ा था 5-0, मैन सिटी तो हरा ही नहीं पाई थी चेल्सी को अपने होम में भी। डज नॉट मैटर यार, आप कुछ भी आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ लगा लीजिए कि आर्सेनल ने तो ये कर दिया था, मैन सिटी तो ये नहीं कर पाई। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करती है चीज़ वो ये है, शांत रहा ये सीज़न मैन सिटी का उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहा? 90 से ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं फिर से। उनके जो मेन फॉरवर्ड है उसने 27-28 गोल फिर से मारे हैं इस सीज़न, 36 पिछले सीज़न मारे थे, और आराम से उन्होंने ये टाइटल फिर से जीत लिया है। मतलब ये इस तरीके की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें ना, तो हालैंड ने वो तोड़ फोड़ नहीं मचाई जो पिछले सीज़न मचाई थी, या हालैंड ने बड़े मैचेस में बड़े गोल नहीं मारे। और कहीं ना कहीं उन पे ये एक आरोप लगता रहा कि घोस्ट किया है उन्होंने बड़े मैचेस में, या वहाँ गोल स्कोर नहीं करते जहाँ मैटर करता है। केडीबी भी इंजर्ड थे फर्स्ट हाफ में सीज़न के काफ़ी टाइम तक, तो हमको केडीबी भी ज़्यादा देखने को नहीं मिले सीज़न। फिल फोर्डन आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक डिजर्विंग हकदार हैं प्लेयर ऑफ द ईयर के। और ये होता ही है, ये तो है ही एक अच्छी टीम की निशानी की अगर एक प्लेयर नहीं चल रहा, दूसरा प्लेयर इंजर्ड है, तो कोई ना कोई स्टेप अप कर ही जाता है हर सीज़न। और यही हुआ इस सीज़न भी। और जो स्क्वाड डेप्थ है, कोल पाल्मर को बेचने के बाद भी अगर आप स्क्वाड देखेंगे और अकेडमी में और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं अभी मैन सिटी के बैकअप में रखे हुए, जिनको अभी चांस नहीं मिले, जिनको चांस मिलेगा तो आप देखेंगे और आप कहेंगे कि वाह क्या प्लेयर बनाया। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाया, इट्स नॉट जस्ट अ फुटबॉल क्लब, इट्स एन इंस्टीट्यूशन जहाँ अकेडमी इतनी अच्छी काम कर रही है, जहाँ पे डेप्थ इतनी है स्क्वाड में। स्काउटिंग देखिए कैसे होती है, गार्डियोल को कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बना दिया लास्ट में सीज़न के। और स्टोन्स जो कर रहे थे लास्ट सीज़न, वो गार्डियो, लकांजी, और मतलब
एक प्लेयर से, एक स्क्वाड से उनका बेस्ट कैसे निकलवाना है, ये आई डोंट थिंक सो पेप गार्डियोला से बेटर कोई करता है प्रीमियर लीग में। और यही कारण है कि वो लगातार अपना चौथा प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। फार्मर्स लीग बना के छोड़ दिया है प्रीमियर लीग को, उनसे जीतना लगभग नामुमकिन लगता है। या तो उनका बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से ख़राब चला जाए सीज़न, या फिर सामने वाली टीम ऐसा खेले तगड़ा कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं हो उस चीज़ का, या दोनों चीज़ें हो जाएं। जैसे कोविड वाले सीज़न में हुआ था 2019-2020 सीज़न में, कि लिवरपूल तो खेली ही थी शानदार, एक तरफा उन्होंने टाइटल जीता था, लेकिन वहाँ मैन सिटी ने भी स्ट्रगल किया था, और मैन सिटी का वो बहुत ख़राब सीज़न रहा था उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होना बड़ा मुश्किल होता है कि सामने वाली टीम तो 90 पॉइंट से ज़्यादा ला रही है, लेकिन मैन सिटी यहाँ पे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सीज़न में। ये होना बड़ा मुश्किल है। तो तारीफ़ करूंगा यार पेप गार्डियोला की। और देखिए 3 साल से वो टाइटल ऑलरेडी जीत चुके थे इससे पहले, ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ उनके लिए। बट ये टाइटल पूरे का पूरा पेप गार्डियोला का है, और उन्होंने दिखा दिया, क्रैक कर लिया उन्होंने कि प्रीमियर लीग तो कैसे जीता जाता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप सारी बड़ी टीमों को हराएं। एंड दैट इज़ वॉट सिटी इज़ ऑल अबाउट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी प्लेयर्स। बात करूंगा आर्सेनल की। आर्सेनल ने तो जितना हो सकता था उससे ज़्यादा ही किया। अगर उनका बेस्ट एवर सीज़न आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने 26 मैच जीते थे, जो इनविंसिबल सीज़न हुआ था उनका। 90 पॉइंट उनके वहाँ पर आए थे। यहाँ पर उनके 89 पॉइंट्स आए, लगभग बराबर ही हैं, 1 पॉइंट का डिफरेंस है। और 28 जीत दर्ज करी है उन्होंने। 28 मैचेस जीत के भी एक सीज़न में अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं प्रीमियर लीग टाइटल, तो आई डोंट नो आपको और क्या करना होगा। आर्सेनल ऑब्वियसली आप बोलेंगे ऑन पेपर तो ख़राब रहा है उनका सीज़न ये, एंड हिस्ट्री वोंट बी काइंड टू मिकेल आर्टेटा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जब मिकेल आर्टेटा के आर्सेनल के स्पेल पे देखा जाएगा, अनलेस वो अगले 1-2 साल में कोई बड़ी ट्रॉफी जीत लेते हैं तो बात अलग है। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो भले ही मिकेल आर्टेटा ने कितना भी अच्छा काम किया हो, हिस्ट्री हमेशा ट्रॉफीज़ को याद रखती है। और मिकेल आर्टेटा को अब बहुत ज़्यादा ये बोला जाएगा कि मैनेजर तो अच्छे थे, आर्सेनल compete तो कर रही थी, लेकिन कुछ जिता नहीं पाए। तो ये आर्सेनल को अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे वो जीत सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने प्रीमियर लीग में तो सब कुछ दे दिया अपना, और मैं कहूँगा उसके हिसाब से तो उनका सक्सेसफुल सीज़न है, क्योंकि जो कमियां उनमें लास्ट सीज़न थी वो तो इस सीज़न तो कुछ भी देखने को नहीं मिली। विलियम सलीबा ने सारे मैचेस खेले इस सीज़न। डिफेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड लगा है आर्सेनल का। लास्ट सीज़न जो हुआ था कि विलियम सलीबा जब इंजर्ड हो गए थे यूरोपा लीग में, उसके बाद उनका डिरेल हो गया था सीज़न कहीं ना कहीं। तो वो डेप्थ एक चीज़ है जिसको उनको एड्रेस करना है इस समर विंडो में। जूरियन टिम्बर आए थे बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए थे, बट उनको देखना है कि कैसे एक गोल स्कोरर और आ सकता है, एक और मिडफील्डर अगर वो देखे थॉमस पार्टे जाएंगे, और एक सलीबा गैब्रियल के लिए बैकअप हो जाए सेंटर बैक में, तो वो एक और तरीका हो सकता है कि compete करने में उनको और मदद मिलेगी, बेंच पे थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन क्या और आर्सेनल कर सकती थी इस सीज़न, आई डोंट नो। 1-2 मैच में और उन्होंने इधर उधर पॉइंट्स ड्रॉप किए, तो देखिए उतना तो होगा ही। एक 38 मैच के सीज़न में ऐसा नहीं है कि कोई टीम पूरे के पूरे 38 मैच जीत जाए, बहुत रेयर ओकेजन होगी वो। बट आर्सेनल की हिस्ट्री में सबसे अच्छा सीज़न गया है, और वो भी काफ़ी नहीं था मैन सिटी को हराने के लिए। तो मैन सिटी की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट दैट कि आपका बेस्ट भी काफ़ी नहीं है, तो मतलब आप देख लीजिए कि किस तरीके के अपोनेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा आर्सेनल फैंस को कि आपकी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आपके पास हैं, आपका मिडफील्ड बहुत सॉर्टेड लगता है, डिफेंस बहुत अच्छा है, मैनेजर को पता है वो क्या कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट एक दो मोमेंट्स प्लेयर अगर आ जाएंगे टीम में, क्लच प्लेयर होते हैं ना, जो कि मतलब जहाँ पर मैच फंसा हुआ है और आके उसने एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि साका, ओडेगार्ड हैं उस तरीके के प्लेयर, बट उनसे कंसिस्टेंटली हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आर्सेनल खेलती है तो एज अ टीम पूरा बहुत अच्छा खेलती है। हैवर्ट्स ने कई बार किया है ये सीज़न में, मना नहीं करूँगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो 20-25 गोल मारे आर्सेनल के लिए। लेफ्ट साइड से भी आप कह सकते हैं कि ट्रोसार्ड ने बहुत ज़्यादा इस बार इम्पैक्ट दिखाया, चाहे वो कप में हो चाहे वो लीग में हो। लेकिन एक प्रॉपर प्लेयर चाहिए जो उस तरफ से भी उतना ही थ्रेटनिंग लगे जितने राइट साइड से साका लगते हैं, बिकॉज मार्टिनेली का ये सीज़न तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। दूसरी चीज़ आर्सेनल जो बेहतर कर सकती है वो एक कप रन्स थोड़े से और बेहतर करें। कप में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था आर्सेनल का इस सीज़न, और एक कप उनको टारगेट करना चाहिए था ढंग से, तो एटलीस्ट उनके पास कुछ होता, समथिंग टू शो फॉर इस सीज़न के एंड में, कि देखो हमने इतना अच्छा सीज़न खेला, कोई बात नहीं, बहुत क्लोज मार्जिन से 2 पॉइंट से सेकंड आए लीग में, लास्ट डे तक ले गए टाइटल को, बट एटलीस्ट ये FA कप या काराबाओ कप था हमारे पास, या चैंपियंस लीग में थोड़ा और आगे जाते। तो
ये एक चीज़ है जो आई थिंक आर्सेनल को खलेगी कहीं ना कहीं, और इनको नेक्स्ट सीज़न काम करने की ज़रूरत है। बट अगेन, मैं ज़्यादा बुराई नहीं कर सकता या ज़्यादा कमियां नहीं निकाल सकता आर्सेनल के सीज़न में। आई थिंक यहाँ से बेटर ही होगी और टीम, और देखते हैं नेक्स्ट सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक हॉर्स कम हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लिवरपूल जो हैं वो नहीं होंगे टाइटल रेस में। आर्ने स्लॉट मुझे नहीं लगता कि टाइटल रेस में होंगे सिटी या आर्सेनल के साथ आते ही पहले सीज़न में। वो उनका एक ट्रांजिशन सीज़न आएगा, तो वो एक अच्छा मौका होगा अर्टेटा के पास कि 2 हॉर्स टाइटल रेस में ही कैन गो अगेन एट मैन सिटी। देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। ट्रांसफर विंडो पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, तो इमोशनल मोमेंट काफ़ी, यर्गन क्लॉप का फेयरवेल हुआ है और काफ़ी उनका बड़ा चला प्रोग्राम मैच के बाद, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। देखिए, मैच की बात नहीं करेंगे, लिवरपूल के सीज़न की बात नहीं करेंगे, काफ़ी कर ली वो तो। बट आई फील कि यर्गन क्लॉप एज अ चेल्सी फैन अगर मैं देखूं तो फॉर मी इज़ राइट अप देयर। अगर हम एलिट मैनेजर्स की बात करें, नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर यर्गन क्लॉप। जिस तरीके से वो आए, जहाँ पे उन्होंने कमान संभाली थी लिवरपूल की, ब्रेंडन रॉजर्स छोड़ के गए थे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हालत तो थी नहीं लिवरपूल की उस समय। कैसी सी टीम थी उस टाइम, कैसी टीम उन्होंने बनाई, और एक अच्छी शेप में वो टीम को छोड़ के जा रहे हैं। तो नए मैनेजर आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग आउट कि उनको 11 क्या खिलानी है या कौन प्लेयर वर्ल्ड क्लास है कौन नहीं है। पूरा सेट उन्होंने कंप्लीट किया ट्रॉफीज़ का, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, एफए कप, लीग कप, क्लब वर्ल्ड कप, सारी जितनी भी ट्रॉफीज थी, यूएफए सुपर कप, जो भी था सब कुछ जीता उन्होंने लिवरपूल के साथ। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कोई सबूत चाहिए किसी को प्रूव करने के लिए कि यर्गन क्लॉप किस कैलिबर के मैनेजर हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि कोई टीम अगर टो टू टो गई है मैन सिटी के साथ 2 बार एक क्लोज टाइटल रेस में, जहाँ एक एक पॉइंट से हारे हैं वो दोनों बार, और दोनों बार 90 से ज़्यादा पॉइंट्स वो लाए थे। एक बार तो 97 पॉइंट्स वो लेके आए थे। वो क्लॉप की ही लिवरपूल थी जिसमें वो इंटेंसिटी थी, जिसमें वो टेनेसिटी थी मैन सिटी के साथ टो टू टो जाने की। तो बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिक मोमेंट है ये प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, जब यर्गन क्लॉप छोड़ के जा रहे हैं, ना केवल लिवरपूल हिस्ट्री में बट प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। आई विश ऑल द बेस्ट टू यर्गन क्लॉप। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ, जहाँ भी जाएं वो सक्सेसफुल हों। एंड फॉर मी ही इज़ अमंगस्ट द एलीट मैनेजर्स दैट आई हैव सीन, बिकॉज यर्गन क्लॉप एक ऐसे मैनेजर हैं जो हर फुटबॉल फैन चाहेगा कि वो उनके क्लब में और उनको मैनेज करें। वो आते हैं और एक फैमिली छोड़ के जाते हैं। वो सिर्फ एक फुटबॉल मैनेजर या बॉस नहीं है, वो आते हैं और एक एक चीज़ पे उनकी डिटेलिंग रहती है। मैं जब एनफील्ड का स्टेडियम टूर करने गया था, वहाँ पे वो टूर गाइड ने बताया था हमको कि यर्गन क्लॉप का एक एक चीज़ में इनपुट है। अगर कोई शैंडिलियर भी लगा है स्टेडियम के अंदर, ड्रेसिंग रूम में सीट्स कैसी हैं, किस तरीके से सेटिंग होनी चाहिए, कौन प्लेयर कहाँ बैठेगा, पूरा यर्गन क्लॉप का वहाँ पे इनपुट होता है और एक एक चीज़ उनके कंट्रोल में रहती है। प्लेयर्स जहाँ खाना खाएंगे, दीवार पे क्या क्या फ़ोटोज़ लगेंगी, किस तरीके से प्लेयर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वो सारा वो सेट करके रखते हैं। इसलिए एक फैमिली टाइप माहौल रहता है। और हमको ये लिवरपूल देखने को मिली क्लॉप के अंडर जो इतनी सक्सेसफुल रही, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण था। टैक्टिक्स, प्लेयर्स की खुद की खूबियाँ, लिवरपूल मेंटालिटी, फैंस, ये सब तो होते ही हैं, ये सब तो फैक्टर्स हैं। लेकिन क्लॉप का कितना ज़्यादा डिटेलिंग थी और क्लॉप का कितना ज़्यादा होल्ड था, कंट्रोल था, और जो उन्होंने एक कल्चर इंस्टिल किया था लिवरपूल के अंदर, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लिवरपूल की सक्सेस में। तो ये बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को रेप्लिकेट करना नए मैनेजर के लिए। तो जैसा मैंने कहा, ऑल द बेस्ट टू यर्गन क्लॉप, एंड आई होप वो जहाँ भी जाएँ अच्छा करें, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनकी नेक्स्ट जॉब क्या होती है। अब इमोशनल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं अपनी टीम पे, जहाँ पर हमने देखा कि थियागो सिल्वा फाइनली छोड़ के गए चेल्सी को, और मैं तो स्ट्रीम पे ही रो पड़ा था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू होल्ड बैक द टीयर्स। और जितने भी चेल्सी फैंस थे सबको ही आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा वो चीज़ देख के जो आज हमने देखी है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ थियागो सिल्वा की फेयरवेल स्पीच देख के, बिकॉज 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो आए थे, 4 साल रुक के गए। इवन इन द लास्ट मैच वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे। प्रोफेशनलिज्म, हार्डवर्क की मिसाल हैं। डियर थियागो सिल्वा आप देख सकते हैं, उसमें मैंने थियागो सिल्वा की पूरी जो खूबियां हैं उनके बारे में डिटेल में बात की हैं। चेल्सी के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इंग्लिश में उन्होंने अपनी स्पीच दी फेयरवेल। इंग्लिश का एक शब्द नहीं सुना हमने थियागो सिल्वा के मुंह से, पोर्चुगीज़ में ही बात करते, बट उन्होंने वो एफर्ट लगाया जिससे फैंस उनके रॉ इमोशंस उनकी आवाज़ में सुन सके, जो भाषा फैंस को खुद समझ आती है। तो इससे पता चलता है वो कितनी ज़्यादा परवाह करते हैं फैंस की, क्लब की। और उन्होंने ये कहा कि आई होप बोथ ऑफ माई सन्स प्ले फॉर यू वन डे, और वापस तो वो आएंगे ही मुझे लगता है किसी ना किसी कैपेसिटी में। चेल्सी तो
देखते हैं क्या होता है आगे, बट विश हिम ऑल द बेस्ट और नथिंग बट लव फॉर थियागो सिल्वा। रही बात चेल्सी की, तो सिक्स्थ फिनिश किया है हमने, यूरोपियन फुटबॉल हमने सिक्योर कर ली है। और अगर आप सीज़न के शुरुआत में मुझसे पूछते कि सिक्स्थ प्लेस क्या आप इम्प्रूवमेंट मानेंगे, तो मैं कहता हाँ, सिक्स्थ प्लेस इज़ एन इम्प्रूवमेंट और हमने प्रोग्रेस किया है डेफिनेटली, तो वो हमने अचीव कर लिया है। तो वेल डन चेल्सी फुटबॉल क्लब एंड वेल डन मॉरित्सियो पोचेटिनो। आपने अब मुझे गलत साबित किया, बहुत लोगों को गलत साबित किया है, और 5 मैच लगातार हमने जीत लिए सीज़न। पहली बार ये हुआ है लास्ट के 5 मैचेस में 15 में से 15 पॉइंट्स लिए हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट आप देखना चाहें तो गेम वीक 30 पे एक बार आप नज़र डालेंगे तो हमारे 40 पॉइंट थे और हम 11th प्लेस पे थे, और स्पर्स 5th प्लेस पे थी 56 पॉइंट्स के साथ। ये जो 16 पॉइंट का गैप था, सिर्फ 40-45 दिन के अंदर 3 पॉइंट का रह गया। कहीं से हमको 2 या 4 पॉइंट मिल जाते तो हाइंडसाइड वाली बात है, खैर ये होता तो वो होता, बट मुझे जो 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं वो 4 पॉइंट हैं जो हमने शेफील्ड और बर्नली के अगेंस्ट ड्रॉप किए थे। रेलीगेशन फॉर्डर के अगेंस्ट आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते थे वैसे सिली पॉइंट जिन मैचेस में आप लीड कर रहे थे। बहुत मैचेस में और भी हमने ख़राब पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, चाहे वो नॉटिंगम फॉरेस्ट वाला मैच हो, बोनमथ वाला अवे मैच हो, चाहे वो आर्सेनल से 2-0 की लीड लेके हार जाना, सिटी के अगेंस्ट मुझे लगता है दोनों में से कोई एक मैच हमको जीतना चाहिए था। वो बातें, ऐसे बहुत मैचेस हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए वो कहीं ना कहीं हमने जीत भी लिए थे, ऐसे भसड़ करके जीतना, सी आउट करना मैचेस जैसे तैसे जीत गए थे। मैन यूनाइटेड वाला एक मैच है जो हमको नहीं जीतना चाहिए था बट हम जीत गए थे। तो मैं उन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बस उन 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो हमने शेफील्ड अवे और बर्नली होम के अगेंस्ट ड्रॉप किए थे। दैट्स इट, मुझे बस उन 4 पॉइंट्स का दुख है। तो हम 5th आ जाते तो हम फॉर श्योर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते। अभी ये सिनारियो है कि अगर मैन यूनाइटेड FA कप जीत जाती है तो हमको कॉन्फ्रेंस लीग खेलना पड़ेगा। मैन यूनाइटेड डिस्पाइट फिनिशिंग बिलो अस वो यूरोपा लीग में जाएंगे, और अगर मैन यूनाइटेड FA कप हार जाती है तो हम यूरोपा लीग खेलेंगे और न्यूकासल यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी, और मैन यूनाइटेड ऑल टुगेदर पूरे यूरोप से ही बाहर हो जाएंगे। अगले सीजन उनके लिए कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगा, तो उनके पास अभी भी एक मौका है यूरोपियन फुटबॉल सिक्योर करने का। बट रिगार्डलेस, हम चाहे कॉन्फ्रेंस लीग में जाते हैं चाहे हम यूरोपा लीग खेलते हैं, हम यूरोपियन फुटबॉल में होंगे अगले साल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू द मैनेजर। पिछले मैच में मैंने अपोलोजाइज कर लिया था उनसे, और आज भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा तो नहीं खेले बट ठीक है, जितना करना था जीतने के लिए उतना हमने किया। मोइसेस काइसेडो ने आई थिंक गोल ऑफ द सीजन मारा है हाफ लाइन से। व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन। और अगेन सीजन रिव्यू डिटेल में मैं बाद में करूंगा, जहाँ मैं एक एक प्लेयर की बात करूंगा, क्या गलतियां रहीं, क्या हमने अच्छा किया, वो सारी बातें मैं बाद में करूंगा। बट आई फील कि 6th पोजीशन आ गए। डेफिनेटली एक टाइम पे डेड लग रहा था सीज़न, तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बट पता है एक अजीब सी फीलिंग है बीइंग अ चेल्सी फैन ना, 6th है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, जबकि मुझे बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि डेड थे हम एक टाइम पे, 11वें-12वें पे लैंग्वेज कर रहे थे टेबल में। तो मुझे लग रहा है ठीक है यार, कोई नहीं, 6th ही आया ना, चैंपियंस लीग फुटबॉल तो नहीं ना, ये स्टैंडर्ड है हमारा यार। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमको स्टैंडर्ड से भटकना चाहिए, इसको प्रोग्रेस की तरह लेना चाहिए, खुश होना चाहिए हमको। और यूरोपा लीग अगर हम क्वालिफाई कर गए, मतलब यूनाइटेड को बेसिकली हारना है अपना FA कप फाइनल, मैन सिटी को अब हमको सपोर्ट करना है एस चेल्सी फैंस FA कप फाइनल में। तो अगर हम यूरोपा लीग खेलते हैं तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए हमारे पास 2 मौके हो जाएंगे। एक तो टॉप 4 का रास्ता तो होगा ही आपका लीग से, प्लस अगर आप मान लीजिए वहाँ पे फिर आप अच्छा नहीं करते तो यूरोपा लीग का रास्ता भी होगा कि यूरोपा लीग जीत के आप चैंपियंस लीग में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। प्लस मुझे लगता है स्क्वाड को यूरोपियन कंपटीशन की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस लीग के मैं खिलाफ था बट यूरोपा लीग तो अच्छा कंपटीशन है, और ये हमारे लड़कों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या ट्रांसफर्स होते हैं, कौन प्लेयर रुकते हैं, कौन प्लेयर जाते हैं, किन को हम साइन करते हैं, कौन सी पोजीशन में लेके आते हैं। ये सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे हमको धीरे धीरे। मैनेजर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, किरन मैकेना से लिंक आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि पोचेटिनो को अब जाने देना चाहिए जब लग रहा है कि टीम सेट हो रही है और टीम अच्छा खेल रही है। तो क्या होता है, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है अभी, एंड आई डोंट नो व्हाट टू प्रिडिक्ट, क्या बोलना चाहिए अभी क्या नहीं। बट सीज़न की शुरुआत ख़राब रही थी भले ही, बट जो एंड हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, फिनिश बहुत स्ट्रांग हुई है,
और स्पेशली आर्सेनल के बाद 5-0 हारने के बाद जब मुझे लगा था कि मेंटली और फिजिकली और बिल्कुल टैक्टिकली ये टीम तो कहीं पे है भी नहीं, वहाँ से अगर आप टर्न अराउंड करते हैं और 5 मैचेस इन अ रो जीतते हैं लास्ट में टू सिक्योर 6th प्लेस, तो बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ना चेल्सी को जब भी देखा है ना, ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल आता है ना, तो ऐसे गोल 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 नीचे घूमते ही जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि संभल जाएंगे और फिर उठेंगे। ये बहुत रेयर केसेस में देखा है मैंने कि यहाँ पे एक सेम मैनेजर था जो शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, बीच में फिर कुछ थोड़े से साइंस दिखे बट फिर स्ट्रगल करने लगा, और एंड में फिर से जो है एक अच्छी फिनिश देके सीजन बचा लिया जैसे तैसे। ये मैंने पहली बार देखा चेल्सी में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो एक रन ऑफ रिजल्ट्स आया था जब हम 10th 11th थे गेम वीक 29-30 में, उतना तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता था चेल्सी में मैनेजर। तो ये हमारे लिए नया है एस चेल्सी फैंस की, सेम मैनेजर ने खराब सीजन में टर्न अराउंड कर दिया। तो साइंस पॉजिटिव है, मतलब टीम खेल रही है मैनेजर के लिए और मैनेजर ने भी फिगर आउट कर लिया कि उनको किस तरीके की टीम खिलानी है। तो ये सारी चीज़ों की हम बात डिटेल में करेंगे। मुझे था कि छोटा छोटा ही मैं चारों चीज़ों का मेंशन करूंगा, बट उसी में ही 20-1 मिनट का वीडियो हो गया, और जिसमें तो हमने बहुत सारी टीमों की बात नहीं करी। हमने लिवरपूल एज ए टीम की बात नहीं करी, मैन यूनाइटेड की मैंने बात नहीं करी बिल्कुल इस वीडियो में, स्पर्स की बात नहीं की, न्यूकासल एस्टन विला इनकी बात नहीं करी। तो ये सारी जो बातें हैं हम करेंगे एक लाइव स्ट्रीम में सेपरेट, 1-1.5-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम करेंगे। उसमें हम जो है जी भर के डिस्कस करेंगे सारी टॉप 6 टीम्स जो प्रमोट हुई हैं, नई टीम्स, उनका नेक्स्ट सीजन की थोड़ी सी झलक, और किसने क्या खोया क्या पाया एट द एंड ऑफ दिस सीजन। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो मैंने चीज़ें बोली उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं बताइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी अगेन, एंड येस लेट्स सी अगले सीज़न क्या होता है, इंतज़ार रहेगा अगले सीज़न का। लेकिन सीज़न ख़त्म हुआ है, मैचेस ख़त्म हुए हैं, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं हुआ है। लाइव स्ट्रीम्स वीडियोस आते रहेंगे, तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। टेक केयर गाइस, पीस।